Hello students, RTP November 22, CA Inter, Paper 2 Corporate and Other Laws, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कुछ केस स्टडीज की, केस सिनारियो कहें, केस स्टडीज कहें, और उसके ऊपर आए हुए एमसीक्यू एंड कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू जो आए हैं। देखिए, पहली केस स्टडी ये कंपनीज एक्ट के ऊपर है और ये है ऑन सेक्शन 101, तो आपको याद होगा नोटिस ऑफ मीटिंग, एंड 103 आपको याद होगा कॉरम जो चाहिए। तो कहता है श्री टायर्स लिमिटेड, आप देख रहे हैं साफ ही लिखा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं एंडिंग ऑन 31 मार्च 22, ऑडिट भी हो चुका है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज कन्वीन्ड एंड किस लिए, ताकि फाइनेंशियल अकाउंट्स अप्रूव किए जा सकें। तो स्वाभाविक है, आप जानते होंगे एजीएम में आपको ये अकाउंट्स वगैरह अप्रूव करने होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 102 में कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो कहता है इसलिए एजीएम बुलाई गई है, ध्यान से यहां डेट को मार्क कीजिए, 25 अगस्त और सुबह के 10 बजे। कहता है कंपनी में टोटल मेंबर्स हैं 3500। अब आपको क्वारम के लिए पता होना चाहिए, पब्लिक कंपनी में आप 3 लिमिट पढ़ते हैं, 5, 15, 30 की, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, 1000, फिर 1000 से 5000 की लिमिट एंड 5000 से ऊपर वाली। तो हम ये बीच वाली लिमिट में आ जाते हैं, तो यहां से आपको पता चल जाता है क्वारम होना चाहिए 15। लेकिन एक चीज ना भूलिए आप, हम सेक्शन 103 में पढ़ते हैं कि क्वारम जो होगा वो या तो ये जो लिमिट्स मैंने बताई हैं या हायर किया जा सकता है बाय आर्टिकल्स। वैसे हम समझ गए हैं 15 बनता है यहां पे, लेकिन कहता आर्टिकल्स में लिखा है क्वारम होगा कितना, 50। तो बात हो गई खत्म, क्वारम कितना होगा 50, क्योंकि विच एवर इज हायर लिया जाता है। कहता ऑन द डे ऑफ मीटिंग सिर्फ 10 लोग फिजिकली प्रेजेंट थे, राइट। और देखिए हम बड़ा क्लियरली 103 में पढ़ते हैं कि क्वारम के लिए आपको क्या जरूरी है, प्रेजेंट होना, राइट। और प्रेजेंट होना है इन पर्सन। क्या उसमें हम प्रॉक्सी को काउंट करते हैं? तो उसमें प्रॉक्सी को हम काउंट नहीं करते हैं। कहता 30 मिनट का, जबकि क्वेश्चन में देखिए कोई प्रॉक्सी की बात भी नहीं हुई है, लिखा है इवन आफ्टर वेटिंग फॉर व्हाट 30 मिनट्स। 30 मिनट हमने क्या किया, इंतजार किया, लेकिन क्वारम नहीं था। अकॉर्डिंगली मीटिंग क्या हो गई, अर्जन। तो ये भी आप 103 में पढ़ते हैं कि आधा घंटा वेट होता है और उसके बाद मीटिंग क्या हो जाती है, अर्जन। नॉर्मली अर्जन होती है कहां पे, नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम एंड प्लेस, या फिर जो बोर्ड डिसाइड करे। और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS1 के हिसाब से भी आप देखते हैं कि अगर वो अर्जन हुआ है सीनेडा या 30 दिन के लिए, राइट, तो उनके लिए नॉर्मल नोटिस देना होता है, वरना अगले हफ्ते के लिए सिर्फ 3 दिन का नोटिस होता है। तो कहा गया है ये अर्जन हो गया सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम एंड प्लेस। चलिए अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। हाउएवर ऑन द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, दैट इज ऑन थर्सडे 1 सितंबर, द सेम वेन्यू, क्योंकि हमने कहा था वेन्यू कहें प्लेस कहें सेम होगा सब कुछ। कहता ये अवेलेबल था क्योंकि वो जगह 3 PM से, जबकि हमने ओरिजिनली मीटिंग कितने बजे स्केड्यूल की थी। तो अगले हफ्ते 10 बजे तो हो नहीं पा रहा क्योंकि वहां पे हॉल अवेलेबल नहीं है। बोर्ड ने एग्री कर लिया है कि वो 3 बजे ही करेंगे, तो ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, बोर्ड की पावर होती है। मेंबर्स को इन्फॉर्म किया गया है, जो कि आपको नोटिस देना भी होता है 3 दिन का। और कहता है यहां हम मेंबर्स को नोटिस दे रहे हैं, किससे, क्लियरली लिखा है वाया मेल, राइट, अर्जेंट मीटिंग का। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो ओरिजिनल मीटिंग है उससे रिलेटेड जो नोटिस देना है, कब दिया, कैसे दिया, ये क्वेश्चन में नहीं बताया। और देखिए बार बार मैं यही चीज कहता हूं कि एग्जाम में जब आप इस तरह की केस स्टडी सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, या तो एक पैरा पढ़ के उसके ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर आपको लगता है फ्लो में जा रहा है तो आप सारा भी देख सकते हैं। ये भी आपको अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस रखनी जरूरी होती है। जैसे अभी मैंने 3 पैरे पढ़ दिए हैं, मैं 4th पैरे में जाऊं उससे पहले एक आधा क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, और मैंने ये स्टार डाल के दिया, बढ़िया प्रश्न है। कहते हैं इन द लाइट ऑफ गिवन फैक्ट्स द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स वाज डिसाइडेड टू बी शेड्यूल्ड, डिटरमिन बाय विच डेट द नोटिस टू द शेयर होल्डर्स शुड हैव बीन गिवन। तो आपसे क्या पूछा गया, बताओ नोटिस कब देना है। क्या उसने अर्जेंट मीटिंग का पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि अगर आप
ऑप्शंस में देखेंगे आपको यहां अगस्त दिख रहा है, और ध्यान दीजिएगा ओरिजिनल मीटिंग 25 अगस्त की थी और जो कि अर्जन जो है वो सितंबर में जा रही है। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? नो डाउट हम जानते हैं 101 में 21 दिन का नोटिस होता है, और देखिए जिस ये 21 क्लियर दिन होता है, तो डेट ऑफ नोटिस डेट ऑफ मीटिंग हम नहीं लेते हैं, और अगर आप पोस्ट से भेजेंगे तो 48 आवर्स ऐड भी करते हैं एज पर सेक्शन 20, लेकिन यहां तो पोस्ट लिखा नहीं था, राइट? तो इसलिए, लेकिन हमें सेकंड पैरा में मेल दिख गया था, तो वहां से प्रिजम्पशन ली जा सकती है। देखिए अब ऑप्शंस क्या दी गई हैं आपको ऑप्शन दी गई है 1 अगस्त को भेजें, ध्यान दीजिएगा मीटिंग कब हो रही है 25 तारीख को, 21 दिन का क्लियर चाहिए। तो अगर एक से डेट क्या दी थी हमें देखिएगा 25, तो नॉर्मल क्लास में मैंने ये बताया था सिंपल तरीका यही होता है 1 से 25 देखने का, क्योंकि 21 दिन हो गए क्लियर, 48 घंटे वो पोस्ट वाले 23, और नोटिस और मीटिंग वाला दिन हम क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं, तो ये 25 इस तरह से गेम बन जाती है। तो आप कहेंगे आंसर सर 1 अगस्त हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम मेल से भेजते हैं तो भैया वो 2 दिन वाला तो कंसेप्ट आपका लगा ही नहीं। फिर तो क्या हो गया, अगर हम 4 अगस्त को भी दें, कौन सी डेट को दें 4 अगस्त को दें, क्या ठीक होगा? नहीं, क्योंकि 4 से अगर 25 तक जाएंगे वो डेज 21 नहीं निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम 3 को चलें, 3 वाला छोड़ दिया, 25 छोड़ दिया, राइट? अब बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो क्या करने हैं आपने एक्सक्लूड करने हैं। तो आप देखिए 3 वाला छोड़ दिया तो 10 तारीख तक 7 दिन, 20 तक 10 दिन और हो गए, और 25 को छोड़ दिया 4 दिन और लीजिए, तो आप ये टोटल करेंगे 21 परफेक्ट बन रहा है। तो हम यहां पे फंस गए क्वेश्चन में, क्या जवाब हम 1 अगस्त दें या 3 दें? तो क्या दिमाग लेना चाहिए, दोनों करेक्ट आ रहे हैं, तो इसलिए यहां दिक्कत हो जाती है। तो यह इस पैरे से ये हेल्प ली जा सकती है, तो इसलिए बेहतर आंसर क्या रहेगा 3 अगस्त, राइट? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कह लीजिए कि स्टडी हमें नजर आती है। इसलिए बार बार आपसे ही कहता हूं जो आपके पेपर होते हैं उससे पहले सारी केस स्टडी के थ्रू आप गुजरिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में इंस्टीट्यूट का अपना क्या रहता है इंटरप्रिटेशन। और देखिए अगर कोई केस स्टडी डायरेक्ट आ जाती है जो आपने पढ़ी हुई आई हुई है, तो पता है मैंने ये देखा हुआ, एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं हम। कहते हैं वेदर adjournment of GM for want of quorum was justified? बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि quorum तो था ही नहीं, हमें चाहिए थे 50 लोग और कितने थे बेटा 10 ही थे, तो हम कहेंगे yes it was justified since the quorum was not present। कितने मिनट में 30 मिनट ही वेट करते हैं। मेरे को अगली ऑप्शन देखनी भी नहीं पड़ रही यहां पे, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा पहली ऑप्शन ही क्या दिखी, करेक्ट दिखी। एक क्वेश्चन का और चांस लेना हो तो हम ले भी सकते हैं। कहता बताइए क्वारम कितना होगा वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स 35, वो हमने पहले ही देख लिया था भाई साहब, कितना है 50 के ऑप्शन है ये रही डी, क्योंकि 15 और आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। तो 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मेरे इन्हीं पैरों में से निकल गए, राइट? अब एक पैरा रह गया था, मुझे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आखिरी क्वेश्चन तो उस पर होना ही चाहिए, होप सो। कहता है अर्जन मीटिंग 3 बजे स्टार्ट होती है, द quorum रिक्वायर्ड एज पर आर्टिकल्स वॉज 50 और 75 मेंबर्स आ गए, बड़ी अच्छी बात है, ज्यादा ही आए हैं, अच्छी बात है। कहता है 75 मेंबर्स में से अटेंडिंग द मीटिंग 25 पर्सन्स वर हैविंग द रेजिडेंस नियर द वेन्यू ऑफ EGM एंड रेस्ट वर स्टेइंग फार अवे। जहां मर्जी रहे, हमें क्या लेना है भाई। लेकिन उस दिन बारिश हो गई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, 40 लोग मीटिंग को छोड़ गए ताकि घर पे टाइम पे पहुंच जाए, तो पंगा क्या होगा, 75 में से 40 निकल जाएंगे, पीछे तो 35 बचा, और हम कहते हैं क्वारम होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। लेकिन जब तक 50 लोग थे उनमें कोई भी बिजनेस हुआ होगा तो वो बिजनेस क्या रहेगा, वैलिड होता है। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। बाय दैट टाइम ओनली द ऑर्डिनरी बिजनेस रेजोल्यूशंस वर अप्रूव, तो ठीक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो सारे ठीक हो जाएंगे क्योंकि तब तक उनके जाने से पहले। लेकिन कहता है 2 स्पेशल बिजनेस वर पेंडिंग फॉर अप्रूवल, तो हम कहेंगे ये इनका फिर रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। आइए देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इस पे बनाया है उन्होंने, 4th आपके सामने है। एज सम मेंबर्स लेफ्ट द मीटिंग, आप देख रहे हैं उसके ऊपर आ गया क्वेश्चन। द quorum was not present all the time during AGM. The agenda for special business remained unapproved. What is your opinion? आपसे आपकी ओपिनियन
पूछी गई है। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हमें मालूम ही है कि वो स्पेशल बिजनेस क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। आइए देखिए, कहता द quorum once present in the beginning of the meeting is enough। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। The quorum should be present all the time। बिल्कुल ठीक है। When the meeting is in progress, any item which could not be approved by members for want of quorum shall be treated as what? Nil। मैं भैया अगली ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे परफेक्टली आंसर क्या नजर आ गया है। बी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो बेटा अगली अगर आपकी स्टडी देखते हैं, सो केस स्टडी ऑन सेक्शन 172 से 175, जो कि बेसिकली आप प्लेज पे पढ़ के आते हैं, और ये केस स्टडी है किसके ऊपर? ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कहता है युक्ति ने एक शोरूम खोला है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, जहां ये लिखा हुआ है, और एक उसके पास गोडाउन भी है। सिंस द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर कॉस्टली, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए एक ओके बैंक से लोन लिया गया है, और उन्होंने प्लेज कर दिया अपने व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गिरवी रख दी है बैंक के पास। बैंक ने उसके ऊपर, गोदाम के ऊपर अपना लॉक लगा दिया है, एंड होल ऑफ द व्हाइट गुड्स वर नाउ इन द पोजीशन ऑफ द बैंक, क्योंकि चाबी बैंक के पास आ गई है। बैंक ने आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी कर दिया है, क्योंकि प्लेज हो गया है। ड्रॉइंग पावर लिमिट, एक लिमिट लगा दी गई है कि आपको लोन कितना मिलेगा? 60% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। एज एंड व्हेन युक्ति नीड्स टू विड्रॉ सम गुड्स फ्रॉम गोडाउन, शी रिक्वेस्ट द बैंक डिपॉजिट्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी विड्रॉन। तो जब सामान चाहिए वो निकाल लेती हैं, लेकिन उसके बदले उतना पैसा बैंक को दे देती हैं। A godown keeper of the banks comes with her, opens the lock of the godown and allows Yukti to draw the goods for which she has made the payment। तो बैंक वाला आता है, चाबी खोलता है, ठीक है। अब देखिए फ्लो में जा रहा है क्वेश्चन, तो मैं इसे थोड़ा आगे पढ़ रहा हूं। द बैंक गॉट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। बैंक ने, क्योंकि देखिए सामान गिरवी रखा है ना, वो जो गोदाम, बैंक ने उसकी इंश्योरेंस करवा दी है। ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स प्लेस टू कवर इट फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए हम बड़ा क्लियरली पढ़ के भी आते हैं सेक्शन 175 के अंदर ही, कि बैंक ने कुछ जो भी खर्चा किया होता है संभाल के लिए, उसका राइट होता है एज ए प्लेज, वो आपसे रिकवर कर सकता है, राइट। तो एक बार इतना पढ़ के आप एक दो क्वेश्चन पहला हम ट्राई कर सकते हैं, राइट, ताकि अगला, क्योंकि आप सारा पेपर में पूरा पैरा पढ़ लेंगे, पूरे की स्टडी पढ़ लेंगे, तब तक हो सकता है आप भूल ही जाओ था क्या। तो एक दो क्वेश्चन देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं। पूछा गया स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड्स द राइट ऑफ बैंक ऑन रिटेनिंग ऑफ द गुड्स। तो बैंक कब तक सामान रख सकता है, आपसे करेक्ट पूछा गया इनमें से आंसर। कहता व्हेन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर टेकन फॉर वर्किंग कैपिटल हैज बीन पेड, द बैंक कैन नॉट रिटेन द गुड्स। तो कहता आउटस्टैंडिंग अमाउंट जब आप वापस कर दोगे, उसके बाद बैंक सामान नहीं रख पाएगा। बात तो ये भी ठीक है। अगला देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या था? करेक्ट बताइए, राइट ऑफ बैंक ऑन रिटेनिंग द गुड्स। तो इसलिए आप पहले ही स्टेटमेंट को करेक्ट मान के ले लें, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन भी पढ़ लो दोबारा से। सेकंड, द बैंक कैन रिटेन द गुड्स टिल ऑल चार्जेस, जैसे इंश्योरेंस था यहां पे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंश्योरेंस आर पेड बाय युक्ति। तो ये मेरे को सीधा सीधा ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, लेकिन हाँ, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको सारे ऑप्शंस देख लेनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है? बैंक कैन ओनली रिटेन ओनली अ पोर्शन ऑफ द गुड्स टू कवर इट्स ड्यूज एंड मे रिलीज द रेस्ट ऑफ द गुड्स। नहीं, बैंक आपका पूरा सामान रख सकता है, ऑल। डी में द बैंक में फर्स्ट रिलीज द गुड्स एंड देन फॉर रिकवरी ऑफ इट्स ड्यूज फाइल सूट अगेंस्ट युक्ति। ये भी हम जानते हैं कि केस करने का भी बैंक का क्या होता है, राइट होता है अंडर सेक्शन 176। लेकिन यहां परफेक्ट आंसर क्या बन रहा है? बी। तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार जो ऑप्शंस आपको दिखती हैं, कई ठीक लगती हैं, उसमें से आपको क्या चूज करनी होती है? बेस्ट ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट भी हम ट्राई कर लेते हैं। इफ इन द गिवन केस युक्ति पेज ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, बट द बैंक इंसिस्ट टू क्लियर द पर्सनल लोन। देखिए जैसे पर्सनल लोन वर्ड दिखा, हमने तो ऐसा अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो दिमाग लगाइए और वापस लौट आइए क्वेश्चन पे। आइए पढ़ते हैं। कहता है युक्ति आफ्टर सम टाइम अवेल्ड अनदर लोन, एक 20 लाख का और लोन ले लिया सेम बैंक से अपने बहन की शादी के लिए। ये एक पर्सनल लोन था और इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। नाउ
युक्ति हायर्ड, अच्छा इसमें आपको याद क्या आना चाहिए, हम अंडर सेक्शन 173 पढ़ते हैं और यही पढ़ते हैं कि प्लेजी का राइट होता है टू रिटेन द गुड्स टिल उसके ड्यूज ना पे हो जाए, बट अंडर सेक्शन 174 कैन नॉट रिटेन द गुड्स फॉर अनदर डेट। तो इस लोन के लिए बैंक प्लेज का राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। युक्ति ने हायर किया एक लॉकर फ्रॉम बैंक इन विच उसने अपनी ज्वेलरी रखी है, विच वॉज टू बी गिवन टू हर सिस्टर ऑन हर मैरिज। चलिए ये अलग बात होगी। एक साल के बाद युक्ति डिसाइडेड टू ट्रांसफर, एक साल के बाद युक्ति ने डिसाइड किया कि वो अपना रनिंग बिजनेस शेखर को बेच देगी, फॉर विच शेखर ने पैसे दे दिए हैं युक्ति को। युक्ति देयर आफ्टर रीपेड ऑल द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट गिवन बाय द बैंक टुवर्ड्स द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एंड आस्क्ड द बैंक टू ओपन द लॉक ऑफ द गोडाउन टू गेट गुड्स इन ऑर्डर टू हैंड ओवर द सेम टू शेखर। ऑब्वियसली उसका राइट है सामान मिल जाए, लेकिन हाउएवर देयर वाज सम डिस्प्यूट ओवर द इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय द बैंक। ये हमने पहले कहा 175 में बैंक का राइट है, रिटेन कर सकता है, उसका राइट है, उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। चार्जेस, बैंक इंसिस्टेड टू फर्स्ट पे द इंटरेस्ट अमाउंट देन ओनली इट विल अलाउ हर टू रिमूव द गुड्स। तो ठीक है यहां पे बैंक ऑल्सो आस्क्ड युक्ति टू सेटल हर पर्सनल लोन अकाउंट एंड ओनली देयर आफ्टर बैंक विल अलाउ टू टेक द गुड्स लाइंग इन द गोडाउन। ये गलत है, ये मैंने अभी आपको कोट कर दिया था सेक्शन 174 में, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है युक्ति ने अगर सारे खर्चे दे दिए हैं इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, बट बैंक इंसिस्ट टू क्लियर द पर्सनल लोन अकाउंट ऑल्सो, देन इट विल रिलीज द गुड्स। तो हमें मालूम है क्या बैंक इंटाइटल्ड है? बिल्कुल नहीं है। तो येस वाला तो आंसर मैं देखूंगा नहीं, मैं सीधा कौन से आंसर में जाऊंगा? नो, द बैंक हैज नो राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेस्ड विद इट सिंस द पर्सनल लोन was not taken on the security. So this is the perfect answer, D. Thereafter, Yukti disputed the amount demanded by bank towards insurance premium. Yukti emphasized that there was no need to take the insurance policy because it is an extra burden on the part of borrower. अरे युक्ति के कहने से नहीं चलेगा, ये तो प्लेजी का राइट है, क्योंकि उसका भी उस गुड्स में क्या है, एक इंटरेस्ट है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। ये आपको क्लास में पढ़ाया गया था, राइट? तो इसलिए कहता आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यस इट इज एन एक्स्ट्रा फाइनेंस, नहीं, ये तो गलत जवाब है, राइट? तो एवरी बैंक हैज अ पॉलिसी टू गेट द सिक्योरिटी इंश्योर्ड ऑन विच इट ग्रांट्स loan. So in this case also the bank for the purpose of protection of goods took the insurance policy and paid the premium. So demand of the bank is justified. मेरे हिसाब से मेरे को कोई और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, B is absolutely correct, right? क्योंकि हर बैंक ऐसा करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When Yukti is availing the working capital finance from the bank on the security of the white goods by submitting these goods in the custody of the bank, said course of transaction can be termed as, तो ऑब्वियसली इसे हम क्या कहते हैं? प्लेज ऑफ गुड्स, क्योंकि आपने सिक्योरिटी के लिए गुड्स दिए हैं और यही आप पढ़ के आते हो डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 172 के अंदर, राइट बेटा? सो इसके बाद आप देख रहे हैं जनरल एमसीक्यू है। जनरल का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, कोई केस स्टडी से लेना देना नहीं है। A clause that begins with the word notwithstanding anything contained, तो याद कीजिए ये हम बड़ी मेहनत से कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, स्पेशली आपको डिटेल में हम पढ़ाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, प्राइमरी रूल्स के अंदर, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में। तो आपको बताया गया था इसे हम क्या कहते हैं? नॉन ऑब्स्टैंट क्लॉज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देयर आफ्टर आगे कहता है वेयर, देखिए मैंने स्टार डाला, बढ़िया प्रश्न है। देखिए एक नॉर्मली हमें आदत क्या होती है, हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को कह देते हैं मोर देन 50%, हम स्पेशल रेजोल्यूशन को कह देते हैं 75%, इस तरह से। लेकिन अगर आप याद करें, हमने जो टेक्निकल देखा था तो लॉ हमेशा वर्ड क्या इस्तेमाल करता है? इसके लिए 3/4 और इसके लिए क्या कहता है? मोर देन हाफ। तो हो क्या सकता है कई बार क्वेश्चनों में वो दोनों ऑप्शन दे दे, हैं तो दोनों ही ठीक, लेकिन आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? ये वाली, राइट? इसलिए मैंने पहले स्टार डाल के दिया, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन वैसे मैं बता दूं सेक्शन 48 पे है, जहां हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स। कहता है वेयर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, द राइट्स अटैच्ड टू द शेयर्स
of any class may be varied with the consent in writing of holders of not less than। तो 75% हम कहते हैं, दरअसल उसका मतलब ही क्या है, हम क्या कहते हैं 3/4। अब देखिए 75% भी ऑप्शन है। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन भी पढ़ने की, क्योंकि सीधा सीधा आपको सेक्शन नंबर क्या याद आना चाहिए 48। लेकिन ये चीज बड़ी अच्छी है, आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने स्टार लगा के दिया है। तो समटाइम्स यू नेवर नो इंस्टीट्यूट कहां हमारी वाट लगा दे। देन आखिरी प्रश्न है, अ पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म्ड बाय। तो आप सारे जानते हैं, सेक्शन 3 में हम पढ़ के आते हैं जहां बताया गया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो अ पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म्ड बाय 7 और मोर पर्संस, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके साथ हमारे केस स्टडी एमसीक्यू यहां पे समाप्त होते हैं आरटीपीसी से रिलेटेड, और बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।